स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो इस टॉपिक को सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स है क्या, इसकी मीनिंग क्या है। उसके बाद हम ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम चंद एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा इसकी मेथोडोलॉजी कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम कैसे बना सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट के लेक्चर्स में मैंने लेक्चर के एंड में कुछ क्वेश्चंस पुट किए थे जिसके आंसर जो हैं वो बड़े अच्छे स्टूडेंट्स ने दिए। कुछ ने शॉर्ट आंसर्स दिए और कुछ ने वेल एक्सप्लेन, बहुत अच्छे आंसर्स थे। तो अब दोबारा से इस लेक्चर के एंड पे चंद क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आप कमेंट्स में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक का वर्ड जो है वो हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बना है। ट्रांस का मतलब है स्टूडेंट्स अक्रॉस और जेनिक का मतलब है जीन्स। ट्रांस जीन कौन सी होती है? अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म से लेके जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसे इंसर्ट कर दें तो उस जीन को हम क्या कहेंगे? ट्रांस जीन का नाम देंगे। और इस प्रोसेस को, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन इंट्रोड्यूस करने के प्रोसेस को ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। तो अब हम देखते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स हैविंग जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए। अगर हम प्लांट्स के डीएनए को किसी भी तरीके से थोड़ा मॉडिफाई कर लें जेनेटिकली, तो ऐसे प्लांट्स को हम नाम देते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स का। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, 1982 में चाइना ने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया था। कौन सा प्लांट था? टोबैको। 1982 में चाइना ने टोबैको के प्लांट का जो जीनोम था, जो डीएनए था, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। फिर 1987 में बीटी टोबैको जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिनजेंसिस, एक बैक्टीरिया का नाम है। उससे जीन लेके टोबैको में इंट्रोड्यूस कराया गया। उसकी ख़ास बात ये थी, ये प्लांट जो था वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट था, यानी इंसेक्ट्स उसमें डिजीज़ नहीं काज कर सकते थे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, 1994 में यूएस ने एक प्लांट टोमेटो में जीन इंसर्ट किया, उसका डीएनए मॉडिफाई किया और फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया। फ्लेवर सेवर ऐसा टोमेटो है स्टूडेंट्स कि जिसका फ्लेवर टेस्ट भी बेहतर किया गया और उसे सेव करने के लिए, सेवर इसलिए कहते हैं कि उसकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ किया गया। शेल्फ़ लाइफ क्या है? जब हम प्लांट से किसी फ्रूट को या वेजिटेबल को पिक कर लेते हैं, उसके बाद उसका जो मैच्योरिंग प्रोसेस है, उसके बाद वो डिके होने लगता है। जितने अरसे तक हम उसे सेव कर सकते हैं वो उसका शेल्फ़ लाइफ है। तो टोमेटो का शेल्फ़ लाइफ पहले बहुत कम था, जल्दी ख़राब हो जाता था, तो इससे बेहतर किया गया। फिर स्टूडेंट्स 1995 में बीटी पोटैटो मुतारिफ़ कराया गया। बीटी पोटैटो जो है वो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट है। यूएस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने भी इस प्लांट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, क्योंकि ये पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट था। तो पेस्टिसाइड का यूज़ जो था वो क्या कर रहा था? इन्वायरमेंट में चेंज ला रहा था, पोल्यूशन का बायस बन रहा था। उसके बाद स्टूडेंट्स 2000 में विटामिन ए इनरिच्ड राइस बनाए गए जिसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत बेहतर है दूसरे राइस से। उसका नाम है गोल्डन राइस। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री है हमारे पास
रिकम्बिन इसके ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की। तो बहुत सारी क्रॉप्स को ट्रांसजेनिक बनाया जा चुका है, बहुत है एग्जांपल, जैसा कि हमारे पास यहाँ सोयाबीन है, कैनोला है, कॉटन है, पोटैटो है, टोमेटो है, मेज़ है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन्हें ट्रांसजेनिक बनाया जा चुका है और उससे मुख्तलिफ फ़ायदे जो है वो लिए जा रहे हैं। तो अब हम इसकी मेथडोलॉजी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि किस तरह से ये प्रोसेस जो है, किसी प्लांट को हम रिकम्बिनेंट उसमें डीएनए डाल के ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हैं। तो मेथड की हम दो कैटेगरीज बना लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहली है मेकिंग रिकम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करेंगे। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि रिकम्बिनेंट डीएनए को प्लांट में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स मेकिंग रिकम्बिनेंट डीएनए के डीएनए को हम रिकम्बिनेंट कैसे बनाएं, दो स्टेप्स हैं। वैसे तो ब्रीफ हमने ये पढ़ा हुआ है। कटिंग ऑफ डीएनए, सबसे पहले हम डीएनए को कट करेंगे। कौन सा डीएनए जो हमने इंसर्ट करना है, डिज़ायर्ड डीएनए, उसको कट करेंगे एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। फिर उसे जिस वेक्टर में डालना है, जिस व्हीकल में डालना है, मॉलिक्यूलर कैरियर में डालना है, उसको भी हम कट करेंगे उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। तो पहला स्टेप ये होगा, कटिंग हो गई। उसके बाद है इंसर्ट इन वेक्टर डीएनए। अब हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, वेक्टर डीएनए और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डीएनए, उसको जोड़ देंगे। हमने डिटेल से पढ़ा था कैसे है, डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो उन्हें जोड़ देगा। दो मुख्तलिफ सोर्सेज से जब डीएनए जुड़ जाएगा, आपस में मिल जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो पहले स्टेप में हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, फॉर्मेशन करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए की। इसे मेकिंग ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए भी कह सकते हैं और इसे फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया, अब हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उसे हमने प्लांट में इंट्रोड्यूस कराना है। जब हम उस डीएनए को प्लांट में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ही हमारे पास ट्रांसजेनिक प्लांट बनेगा। तो काफ़ी सारे यहाँ मैंने मेथड्स लिखे हैं। एक हमारे पास पहला मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन ऐसा मेथड है कि एक सॉल्यूशन लेके उसमें प्लांट सेल डाल के वो रिकम्बिनेंट डीएनए भी डाला जाता है और उसे इलेक्ट्रिक पल्सेस दी जाती हैं। तो जब इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं तो सेल में स्मॉल पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, उन पोर से वो रिकम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर इंटर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। उसके बाद है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स बायोलिस्टिक्स। बायोलिस्टिक ये क्या है, बायोलिस्टिक में हम एक मशीन यूज़ करते हैं जिसे बायोलिस्टिक मशीन या जीन गन कहते हैं। इसमें जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है उसे टंगस्टन पार्टिकल्स के ऊपर कोट करते हैं डीएनए को, और इस बायोलिस्टिक मशीन के साथ सेल के ऊपर बम्बारी करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं। तो इस तरह से सेल के अंदर जो है वो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए इंटर हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास माइक्रो इंजेक्शन। तो इंजेक्शन, इसमें बिल्कुल स्मॉल नीडल यूज़ की जाती है। स्मॉल नीडल जो है वो उसका यूज़ है और इसमें बड़ी महारत चाहिए। उस नीडल के ज़रिए जो है सेल के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया जाता है सेल के न्यूक्लियस में। इसमें स्टूडेंट जो बायोलिस्टिक्स है, अगर हमारे पास प्लांट जिसमें हमने रिकम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस कराना है, अगर वो प्लांट हमारे पास मोनोकॉट है, प्लांट दो तरह के होते हैं ना, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो अगर हमने मोनोकॉट में रिकम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस कराना है तो हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, बायोलिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। याद रखनी ये बात।
उसके बाद है हमारे पास बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम, ये एक बैक्टीरिया है जो प्लांट्स में गॉल्स डिजीज़ जो है वो काज करता है। तो ये बैक्टीरिया जो है इसमें हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं टीआई प्लाज्मिड्स के साथ, और उस टीआई प्लाज्मिड्स को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम में इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर इस बैक्टीरिया को प्लांट के अंदर भेजते हैं। जब प्लांट में जाता है तो टीआई प्लाज्मिड की ये खसूसियत है कि प्लांट के डीएनए के साथ जाके ज्वाइन हो जाएगा। इस तरह हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए अपनी डेस्टिनेशन यानी प्लांट सेल तक, उसके न्यूक्लियस तक पहुंच चुका है। ये जो मेथड है बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, ये मेथड जो है वो डाइकॉट्स में रिकम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर हमने डाइकॉट प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो मेथड यूज़ होगा ट्रांसफॉर्मेशन का वो है बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। अगर हमने यही काम मोनोकाट्स के साथ करना है तो बायोलिस्टिक का मेथड यूज़ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं एक्सेप्ट सीरियल्स के, उनमें बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के उन क्रॉप्स को अब तक जो है वो ट्रांसजेनिक बनाया जा चुका है। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, टोटीपोटेंट और प्रोटोप्लास्ट। टोटीपोटेंट का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि प्लांट में बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उसमें से हर सेल, अगर हम एक सेल लें तो उसमें उस प्लांट की तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है और उस सेल से पूरा नया प्लांट हम बना सकते हैं टिश्यू कल्चरिंग के ज़रिए या किसी भी टेक्निक के ज़रिए। तो इस खासियत को, प्लांट की इस खासियत को कहते हैं टोटीपोटेंट। इसलिए अगर हम एक सेल में इंट्रोड्यूस करा दें हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए, तो उस सेल से हम पूरा प्लांट जो है वो बना सकते हैं। जैसे सीड की, जब वो सीड में वो उसके सेल्स में जो है हम ये रिकम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। उसके बाद है प्रोटोप्लास्ट। देखें स्टूडेंट्स, जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया, अब हमने उस रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कराना है सेल के अंदर। तो प्लांट जो सेल हैं उसके गिर्द सेल वॉल है, ये एक बहुत अच्छा बैरियर है। ये बैरियर अबूर करना रिकम्बिनेंट डीएनए के बस की बात नहीं है, तो पहले इस बैरियर को हटाया जाता है। जब हम इस सेल वॉल को प्लांट सेल से रिमूव कर देंगे तो ये हमारे पास, अब प्लांट सेल को हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। प्लांट सेल से सेल वॉल रिमूव हो गई, अब वो सेल जो है वो क्या बन गया हमारे पास, प्रोटोप्लास्ट बन गया। अब प्रोटोप्लास्ट में जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उस सेल को हम बना लेते हैं ट्रांसजेनिक, उससे फिर प्लांट भी बन जाता है। तो उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स अगर हम बनाएं तो स्टूडेंट्स उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं, दोनों ही हमें पता होने चाहिए। एडवांटेजेस हैं इंक्रीज्ड एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक प्लांट में फर्ज करें ए न्यूट्रिएंट है, दूसरे प्लांट में बी न्यूट्रिएंट्स है, तो बी न्यूट्रिएंट वाला जीन अगर हम उस पहले प्लांट में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो पहले वाले प्लांट में दोनों न्यूट्रिएंट्स बन जाएंगे ए और बी। इस तरह से न्यूट्रिशनल वैल्यू हमने इंक्रीज़ कर ली। इम्प्रूव न्यूट्रिएंट। उसके बाद है शेल्फ लाइफ। मैंने यहाँ आपको पोटैटो के केस में शेल्फ लाइफ बताया कि जब हम पिक कर लेते हैं किसी वेजिटेबल को, किसी फ्रूट को, उसके बाद वो जल्दी जल्दी से ख़राब होने लगता है, डिके होने लगता है, तो उस लाइफ को इंक्रीज़ किया जा सकता है कि हम पिक कर लें, वो लंबे अरसे तक उसे सेव किया जाए, जिससे क्या होगा, लॉस, वेस्ट कम हो जाएगा, हम डिक्रीज़ कर लेंगे। जो सब्जियां और फ्रूट्स बड़ी जल्दी डिके हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, उनको बचाया जा सकता है शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के बाद। उसके बाद टेस्ट एंड क्वालिटी और क्वांटिटी। तो हम टेस्ट को भी बेहतर बना सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना के, उसकी क्वालिटी को भी बेहतर बना सकते हैं, और स्टूडेंट्स हम क्वांटिटी यानी उसकी यील्ड
फूड प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, यहाँ बात हो चुकी है कि हम हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स हैं हमारी क्रॉप्स में, हर्ब्स जो हैं वो ग्रो करती हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी में से अपना हिस्सा लेती हैं, तो हम उन हर्ब्स को मारने के लिए, किल करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो जो हमारी क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम क्रॉप्स में उन हर्बिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंस पैदा कर देंगे कि वो हर्ब्स को तो मारेंगे, हमारी क्रॉप को कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद इसी तरह इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उन्हें हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। तो वो इंसेक्टिसाइड जो हैं वो हमारे प्लांट को कुछ ना कहें, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा की जा सके। उसके बाद है स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस क्या है? टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई हो गया या लो हो गया प्लांट के लिए नुकसानदेह है। उसके बाद है हमारे पास वाटर, हाई, फ्लडिंग, लो, ज़ीरो कंडीशन। उसके बाद हमारे पास पीएच है, उसके बाद सैलिनिटी है, साल्ट कंसंट्रेशन है। तो प्लांट उनको टॉलरेट नहीं कर सकते, तो हम उनमें टॉलरेंस पैदा कर सकते हैं कि वो स्ट्रेस को बर्दाश्त करें। किया जा चुका है ऐसा कि अब सेलाइन एरियाज़ में भी जो क्रॉप्स, जो वैरायटीज़ उगाई जाती हैं डिफरेंट क्रॉप्स की, उन्हें ऐसे ट्रांसजेनिक बनाया गया है, इसलिए वो सेलाइन एरिया में, कम वाटर वाले इलाके में, ज़्यादा वाटर वाले इलाके में, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में, अब हर तरह के इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में क्रॉप्स को ग्रो कराया जा रहा है। उसके बाद है मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। देखें स्टूडेंट्स, एक प्लांट हमारे पास मेडिसिनल वैल्यू रखता है, दूसरा प्लांट नहीं रखता। तो दूसरे प्लांट में भी, नॉन मेडिसिनल प्लांट में भी अगर हम वो जीन इंट्रोड्यूस करा दें तो वो भी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस उसकी हो जाएगी, तो हम मेडिसिन भी हासिल कर सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट से। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला है हमारे पास डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ। देखें स्टूडेंट्स, हमने वो न्यूट्रिएंट्स बढ़ा दिए, इम्प्रूव कर दिया, एक ही जगह पे हमने विटामिन ए को भी इकट्ठा कर लिया, बी भी डाल दिया उसमें, विटामिन और भी, डी भी आ गया, न्यूट्रिएंट्स भी आ गया, तो उसका ह्यूमन हेल्थ के लिए वो डैमेजिंग हो सकता है, क्योंकि नेचर ने जो न्यूट्रिशनल वैल्यू रखी है वो सोच समझ के रखी है कि किसी में विटामिन ए है तो डी है, फिर वो इकट्ठा उन्हें यकजा कर देना है एक प्लांट में, हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, डैमेज कर सकता है हेल्थ को। उसके बाद एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है कि जब रेजिस्टेंस आ जाती है प्लांट्स में, हर्ब्स नहीं होती, इंसेक्ट्स को मार दिया जाता है, तो हमारा इन्वायरमेंटल का बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। लॉस ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्री, ये सारा कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है, वो वैरायटीज़ तैयार करते हैं। जो लेस डेवलप्ड कंट्री हैं, जो जहाँ जो है वो पहले से प्रैक्टिस चल रही है, तो उनका उसमें इकोनॉमिकल नुकसान है। लैक ऑफ रिसर्च, जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जा रहे हैं उसमें रिसर्च का फुकदान है, अभी कोई अप्रोप्रिएट रिसर्च नहीं है कि इसका हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट है, इसका दूसरे प्लांट्स पे क्या इफ़ेक्ट है, इसका जो है इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है, इसमें लैक है अभी रिसर्च की। तो अब ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर जो हैं आप कमेंट्स में लाजमी देंगे और बताएंगे लेक्चर कैसा लगा आपको। थैंक यू वेरी मच।